अत्यधिक विलंब के कारण जब पुलिस अधीक्षक एसपीओ अनीशा खान रात के 12 बजे रायपुर की एक निर्जन सड़क पर पैदल आवास लौट रही थीं, तो सड़क के बीचों बीच एक विद्रूप तांत्रिक जिसका नाम रविशंकर था खड़ा नजर आया, जिसने अकेली महिला को अपनी ओर आते देख उसका इंतजार करना शुरू कर दिया। रविशंकर ने अचानक आगे बढ़कर अनीशा का रास्ता रोक दिया और उन्हें घूरने लगा। अनीशा ने विवेक से काम लेते हुए किनारे से निकलने का प्रयास किया, लेकिन रविशंकर उनके पीछे पीछे चलने लगा। चारों ओर रात का सन्नाटा और घना अंधेरा था और अनीशा का हृदय किसी अनिष्ट की आशंका से धड़क उठा। अचानक रविशंकर फुर्ती से उनके पास आया और जबरदस्ती हाथ पकड़ते हुए नशे में डूबी आवाज में बोला, हाँ, कहां से आ रही हो? मुझसे मिले बिना कहां जा रही हो? अनीशा ने शांत रहते हुए जवाब दिया कि वह एक सरकारी कार्यशाला के बाद घर लौट रही थी, जिस पर रविशंकर ने तुरंत उनके बाल पकड़कर अपनी ओर खींचे और चिल्लाया, मुझे नहीं बताया जाएगा कि वह कौन सा जरूरी काम था। अनीशा ने बताया कि वह एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक थी, जिस पर तांत्रिक भयानक रूप से हंसने लगा और व्यंग्य किया, ऐसी बैठक थी तो अब मेरे साथ भी एक गोपनीय चर्चा कर लो। रविशंकर ने उनके हाथ को जोर से खींचा और उनके वस्त्र फाड़ने का प्रयत्न किया, जिससे अनीशा को स्पष्ट हो गया कि वह एक खतरनाक अपराधी के चंगुल में फंस चुकी है। वह तेजी से पीछे हटने लगी और रविशंकर उन्हें पकड़ने के लिए झपटने लगा। अनीशा ने पूरी शक्ति से भागना शुरू किया और रविशंकर भी उन्मादी की तरह उनका पीछा करने लगा। अनीशा की सांसें तेज हो चुकी थीं और वह अपनी सुरक्षा के लिए बेतहाशा दौड़ रही थी। तभी रविशंकर ने पीछे से उन्हें धक्का दिया और वह सड़क के बीचों बीच गिर पड़ी। रविशंकर अब घृणित वासना से भरकर गिरी हुई अनीशा को घूरने लगा। बचने का कोई मार्ग न देखकर जब रविशंकर उन्हें पकड़ने के लिए झुका तो अनीशा ने अपनी पूरी शक्ति से उसे धक्का दिया और उठ खड़ी हुई। रविशंकर तेजी से वापस आया और उन्हें पीछे से पकड़ लिया, लेकिन अनीशा ने अपनी पहचान बताए बिना क्रोध में कहा, देखो, मुझे छोड़ दो, तुम जो कर रहे हो वह ठीक नहीं, अन्यथा तुम्हें इसका कठोर परिणाम भुगतना पड़ेगा। रविशंकर अपनी हवस में चूर था और हंसते हुए बोला, ओह, मैं तो डर गया। उसने अपनी झोली से स्थानीय मदिरा की बोतल निकाली और अनीशा पर उड़ेलने लगा, जिससे वह पूरी तरह भीग गई। फिर आधी मदिरा पीने के बाद रविशंकर ने बोतल अनीशा की तरफ बढ़ाते हुए जबरदस्ती पीने को कहा और धमकी दी कि अगर उन्होंने नहीं पी तो वह उन्हें किसी को मुंह दिखाने योग्य नहीं छोड़ेगा। पुलिस अधीक्षक अनीशा ने स्थिति की संवेदनशीलता को समझते हुए आत्मरक्षा के लिए बोतल पकड़ी और पीने का अभिनय करने लगी। रविशंकर अधीरता से अपने लक्ष्य के पूर्ण होने की प्रतीक्षा करने लगा। देखते ही देखते अनीशा ने पीने का नाटक किया और थोड़ा सा नशा महसूस होने का दिखावा करते हुए अपने दोनों हाथ सिर पर रख लिए और फिर मदहोशी के अंदाज में सड़क के मध्य लेट गई, जबकि रविशंकर की हंसी उनके कानों में गूंज रही थी। रविशंकर उनके निकट आया, उन्हें ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, अब आनंद आएगा। लेकिन जैसे ही रविशंकर ने आगे बढ़कर अनीशा के चेहरे को छूने का प्रयास किया, अनीशा ने फुर्ती से जमीन पर पड़ी मदिरा की खाली बोतल उठाई और पूरी ताकत से रविशंकर के सिर पर दे मारी। रविशंकर को गंभीर चोट लगी और वह लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। अनीशा तुरंत कांपते हुए उठ खड़ी हुई। उनके कदम मदिरा के कारण डगमगा रहे थे, पर वह पूरी शक्ति से दूर भागने लगी। जमीन पर पड़े रविशंकर ने चिल्लाकर अपने साथियों को बुलाया, क्या देख रहे हो? पकड़ो उसे, इसकी सजा अब इसे अवश्य मिलेगी। रविशंकर तेजी से भागकर अनीशा के पास पहुंचा और उनके पैर पकड़ लिए, फिर खींचकर अपने पास किया और क्रोध में दहाड़ते हुए बोला, तूने मेरे साथ छल करने की कोशिश की, अब तेरी सजा और भी बढ़ गई है। वह उन्हें बांह से पकड़कर खींचते हुए जंगल की ओर ले जाने लगा, जहां एक पुरानी खंडहर हवेली थी। अनीशा को समझ आ गया कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। रविशंकर ने हवेली का दरवाजा खोला और अनीशा को अंदर धकेल दिया, फिर दरवाजा बंद करके स्वयं भी अंदर घुसा। उसकी आंखों में वासना की चमक थी। उसने अनीशा की थोड़ी सख्ती से पकड़ी और गरज कर कहा, अब देखता हूं तेरा अहंकार कहां जाता है, तेरी चीखें ही मेरी विजय बनेंगी। कोने में सिमटती अनीशा की दृष्टि सामने रखे एक मजबूत लकड़ी के मोटे लट्ठे पर पड़ी। जैसे ही रविशंकर झपटने वाला था, अनीशा ने पूरी ताकत से वह लट्ठा उठाया और सीधे उसके जबड़े पर दे मारा। रविशंकर भयानक चीख के साथ पीछे हटा और उसका मुंह रक्त से लथपथ हो गया। अनीशा ने एक क्षण भी व्यर्थ किए बिना दरवाजा खोला और नंगे पांव रात के अंधेरे जंगल के रास्ते पर भागना शुरू कर दिया। रविशंकर पीछा कर रहा था और चिल्ला रहा था, भागती रह, लेकिन आज तू मेरे हाथ से बच नहीं सकती। भागते हुए अनीशा ने देखा कि जंगल के किनारे एक पुराना जंग लगा हुआ कारखाने का फाटक आधा खुला है, जो रायपुर के निकट किसी जीर्ण शीर्ण कारखाने का था। वह लड़खड़ाती हुई भीतर घुसी और एक टूटी हुई मशीन के पीछे छिपकर अपनी धड़कनों को थामे बैठी रही। कुछ ही पल में रविशंकर फाटक खोलकर अंदर घुसा और लोहे की छड़ से जमीन को खुरचते हुए उन्हें ढूंढने लगा। आहट सुनकर रविशंकर हंसा और तभी अनीशा अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाकर बोली, देखो, तुम जो अब करने वाले हो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा, विधान तुम्हें दंड देगा। रविशंकर ने हंसते हुए कहा, अरे मूर्ख लड़की, क्या तू अब भी सोचती है कि मैं तुझे जाने दूंगा? मैं एक ज्ञानी हूं और इस वीरान जगह पर तेरी चीखें कोई नहीं सुनेगा। अनीशा ने उन्हें धक्का दिया और कारखाने से बाहर निकलकर एक बार फिर भागना शुरू किया, लेकिन जंगल की राह पर रविशंकर ने उनका रास्ता रोक दिया। सभी मार्ग बंद देखकर अनीशा ने भयभीत होते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। रविशंकर ने दहाड़ते हुए कहा, उठ और चल, स्वयं ही जाकर हवेली में लेट जा, अन्यथा यही जंगल में तेरा अंत कर दूंगा। अनीशा ने कांपती आवाज में कहा कि अन्याय कभी देर तक नहीं टिकता, जिस पर रविशंकर ने उपहास भरी मुस्कान के साथ कहा कि वीरता की बातें आज काम नहीं आएंगी। रविशंकर ने अपनी झोली से रस्सी का टुकड़ा निकालकर उनके हाथ पांव बांधने की तैयारी की। यह देखकर अनीशा ने तुरंत कहा, ठीक है, जो तुम चाहते हो मैं उसके लिए तैयार हूं। यह सुनकर रविशंकर जोर जोर से हंसने लगा, पूरी तरह आश्वस्त हो गया कि लड़की हार मान चुकी है और बोला, वाह, अब तू स्वयं ही तैयार है, रस्सी की आवश्यकता नहीं, बस सीधे हवेली में बैठ जा। अनीशा अब उस अंधेरी रात में हवेली की ओर चलने लगी और रविशंकर भी अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए अधीरता से उनके पीछे पीछे चलने लगा। हवेली के पास पहुंचकर अनीशा ने दरवाजा खोला और फिर मुड़कर रविशंकर को एक बार फिर परिणाम की चेतावनी दी। रविशंकर ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, परिणाम, अब तेरा अंत मेरे हाथों में है। अनीशा ने धीरे धीरे कदम अंदर रखे और जैसे ही रविशंकर हवेली के अंदर प्रवेश करने लगा, उसी क्षण पीछे से एक और वाहन वहां आ गया।
रविशंकर ने वाहन को देखा तो दरवाजा बंद करके जल्दी से उस वाहन वाले व्यक्ति से बात करने चला आया। अनीशा अंदर ही थी और इससे पहले कि वह बाहर निकल पाती वाहन वहां से निकल गया। रविशंकर वापस हवेली की तरफ मुड़ा, तभी अनीशा ने दरवाजा खोलकर बाहर निकली और रविशंकर का हाथ थामते हुए स्नेह भरी नजरों से देखकर उसे गले लगा लिया। रविशंकर मुस्कुराया और हवेली से एक फल निकालकर अनीशा को पकड़ा दिया, जो वहीं बैठकर खाने लगी। रविशंकर अधीर हो गया और कहा, जल्दी खाओ, समय नहीं है। अनीशा ने सोचा कि अब रविशंकर को और रोकना संभव नहीं, फिर वह डरते डरते उठ खड़ी हुई। रविशंकर ने उनके हाथ को मजबूती से पकड़ा और भारी सांस लेते हुए बोला, चलो अब नाटक बहुत हो गया, समय नष्ट मत करो। अनीशा ने मासूमियत की बनावटी मुस्कान अपने होठों पर लाई और अपनी निगाहें रविशंकर की आंखों में डालते हुए धीरे से एक शर्त रखी, तुम्हें मुझ पर हाथ डालने से पहले अपनी आंखें बंद करनी होंगी। रविशंकर चौंका, फिर ठाका लगाकर हंस पड़ा और शर्त मान ली। अनीशा ने प्रेम से उसका हाथ पकड़ा और जंगल की राह के एक कोने की तरफ ले जाने लगी। एक वीरान जगह पर रुककर अनीशा ने पूछा, यहाँ उचित है? रविशंकर ने हैरानी से पूछा, यहाँ कोई देख लेगा? अनीशा ने उसे उत्तेजित किया, तुम्हें किस बात का भय है? आखिर तुम एक सिद्ध ज्ञानी हो। रविशंकर तुरंत जोश में आ गया और बोला, हाँ ठीक कहा, मुझे किस बात का डर भला, तुम यही कहती हो तो यही सही। रविशंकर अहंकार और जोश के नशे में चूर होकर अनीशा के कहने पर नीचे राह पर लेट गया और अपनी आंखें बंद करके मुस्कुराते हुए बोला, चलो देखते हैं तुम अब क्या करती हो। अनीशा कुछ देर उसके चारों तरफ घूमती रही और फिर झुककर उसके निकट आई। रविशंकर के होठों पर विजय की मुस्कान थी, लेकिन अगले ही पल अनीशा ने अपने जूते की एड़ी जोर से उसकी छाती पर मारी। रविशंकर तड़प कर आंखें खोल देता है, लेकिन तब तक अनीशा उसकी लाठी खींच चुकी थी। रविशंकर उठकर वहीं बैठ गया और बोला, ये क्या छल किया तुमने मेरे साथ? अनीशा अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाती हुई रविशंकर के निकट आकर बैठ गई और लाठी उसके हाथ में थमाते हुए स्नेह भरी नजरों से बोली, मैं तुम्हें बस यह दिखाना चाहती थी कि अगर मैं भागना चाहूं तो भाग सकती हूं, लेकिन अब मेरी इच्छा है, मैं स्वयं इसके लिए तैयार हूं। यह सुनकर रविशंकर के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई और वह अनीशा को गले लगाने लगा। अनीशा ने कहा, एक पल, पहले मुझे यह बताओ, क्या तुम वास्तव में इतने शक्तिशाली ज्ञानी हो और जो चाहो वह कर सकते हो? रविशंकर ने घमंड भरे लहजे में हाँ कहा। अनीशा ने तुरंत रविशंकर का हाथ पकड़ा और उसे हवेली की तरफ ले जाने लगी। हवेली के पास पहुंचते ही अनीशा अचानक अंदर दाखिल हुई और वहां से एक लाल रंग का वस्त्र उठा लिया और कहा, मैं नहीं मानती कि तुम इतने बलवान हो। रविशंकर, जो अपने पद के अहंकार में चूर था, कुछ समझ नहीं पाया और अपने दूरभाष से अनीशा को उन सब लड़कियों की तस्वीरें दिखाने लगा जिनके साथ उसने दुराचार किए थे। वह बड़े अहंकार से अपने अपराध गिनाने लगा, मुझे पकड़ने वाला कौन है? आखिर मैं एक ज्ञानी हूं। अनीशा चुपचाप उसकी बातें सुनती रही और फिर रविशंकर के निकट जाकर बोली, वाह तुम तो बहुत साहसी निकले, आओ मैं अब तुम्हारी बहादुरी देखना चाहती हूँ। वह रविशंकर को उसी सुनसान जंगल में दूसरी दिशा में ले जाने लगी। वहां पहुंचकर अनीशा हंसते हुए बोली, तो क्या कह रहे थे तांत्रिक, तुम्हें पकड़ने वाला कोई नहीं? यह कहते ही उसने अपने कपड़ों के अंदर छुपा हुआ चित्रांकन यंत्र कैमरा बाहर निकाला। उसी यंत्र में रविशंकर के सारे अपराध, उसके अहंकार भरे स्वीकार और हर स्वार्थी हरकत अंकित हो चुकी थी। रविशंकर के चेहरे का रंग उड़ गया और वह घबराहट में तेजी से चित्रांकन यंत्र छीनने झपटा, पर उससे पहले ही अनीशा ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। अब वहां खड़ी लड़की वह बेबस अनीशा नहीं थी, बल्कि एक बहादुर पुलिस अधीक्षक अपने वास्तविक रूप में सामने आ चुकी थी। उसी समय पीछे से 2 सरकारी गाड़ियों की अग्रदीपिकाएं चमकी और अगले ही पल विशेष सैन्य दल कमांडो गाड़ियों से बाहर निकल आए। अनीशा ने हाथ का संकेत किया और देखते ही देखते रविशंकर को जमीन पर काबू कर लिया गया। रविशंकर की टांगें कांपने लगीं और उसने कांपती आवाज में कहा, यह लड़की असत्य कह रही है। अनीशा उसके पास आई और एक और जोरदार थप्पड़ मारते हुए गर्व से बोली, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मैं पुलिस अधीक्षक हूं और यह दल मेरे आदेश पर यहां आया है। तुम समझ रहे थे कि यह खेल तुम मेरे साथ खेल रहे हो? असल में यह खेल मैंने तुम्हारे साथ खेला है। मुझे तुम्हारी दरिंदगी और लड़कियों के साथ गलत कृत्यों का पता चला, इसीलिए मैंने स्वयं यहां आकर तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने का निश्चय किया, ताकि तुम खुद अपने मुंह से स्वीकारोक्ति करो और तुम्हें कठोर दंड दिलवा सकूं। अनीशा ने फिर अपना आधिकारिक पहचान पत्र रविशंकर के मुंह के सामने किया। रविशंकर की आंखें आश्चर्य और भय से भर गईं। अनीशा ने लात मारकर रविशंकर को जमीन पर गिरा दिया और आदेश दिया, ले जाओ उसे मेरी नजरों के सामने से। विशेष सैन्य दल ने रविशंकर को गाड़ी